तो आज जो देखने वाले हैं, तो जैसे प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन विधि। देखिए, अभी हम बात करें प्रभाजी आसवन विधि का। इसमें वैसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक में क्या होता है, बहुत कम अंतर हो। समझ रहे ना, मतलब बोल सकते हैं इस विधि में ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो। समझ रहे ना, क्या बोल रहे हैं, इस विधि में ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो। और इसमें अभी हम बात करें, कौन आता है, पेट्रोलियम। देखिए, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम के क्या क्या आता है, पेट्रोलियम से जितना केरोसिन तेल हो गया, डीजल हो गया, मोम हो गया, ग्रीस हो गया, वैसलिंग हो गया, ये सभी निकाला जाता है। कौन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि। इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें अलग अलग टेम्परेचर पे ढाल के क्या होता है, अलग अलग पदार्थ प्राप्त किया जाता है। जैसे आप देखिए, इसी से प्राप्त होता है हमें पेट्रोल, पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है पेट्रोल, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, मोबिल हो गया, ग्रीस, वैसलीन, मोम हो गया, उसके बाद बॉडी लोशन, समझ रहे ना। तो समझ गए प्रभाजी आसवन विधि। इस विधि में ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक में क्या होता है, बहुत कम अंतर होता है। तो समझ गया पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ग्रीस, वैसलीन हो गया, मोम हो गया, बॉडी लोशन हो गया, ये सभी किससे प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से। और कौन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग होता है, ठीक है ना। अभी हम आगे बात करें आसवन विधि, अगला है आसवन विधि। आसवन विधि देखिए, रवाकरण में हम क्या कहते हैं, रवाकरण में पहले गर्म कर दिए थे, गर्म करके अचानक ठंडा किए थे, लेकिन आसवन विधि में क्या करेंगे, गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करेंगे, ठीक है ना। इस विधि में द्रव को गर्म कर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, समझ रहे ना। आसवन विधि समझ गया। इस विधि में द्रव को गर्म कर धीरे धीरे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। जैसे समुद्र का जल ले लीजिए, नदी का जल लीजिए, उसको शुद्ध करना रहता है, कौन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा किया जाता है। मतलब बोल सकते हैं शुद्ध जल, या उसी बोलते हैं आसुत जल, इस विधि से ही प्राप्त होता है। इस विधि से प्राप्त किया जाता है। समझ गया ना। तो शुद्ध जल बोलेगा या आसुत जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, आसवन विधि। कौन विधि, आसवन विधि द्वारा
प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। आज हम आगे देखें, देखिए यहाँ पे अगला चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए चुंबकीय पृथक्करण के विधि की बात किया जाए, चुंबकीय पृथक्करण विधि का यदि बात किया जाए, इसमें क्या होता है, अच्छा हम बात बोल देंगे। ऐसे एक बालू है, बालू होता है ना, बालू में लोह युक्त पदार्थ, इसमें लोहा की मात्रा हो, एकदम पूरा मिल गया है, उसको कैसे अलग करना है। एक चुंबक लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे ना तो रस्सी में लेकर के इधर उधर घुमा देंगे, सब उसमें सट जाएगा, अलग हो गया, ठीक है ना। वही करना है, चुंबकीय पदार्थ को अलग करने की विधि क्या कहलाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब देखिए यहाँ पे जो चूर्ण होता है, अयस्क का चूर्ण, जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, एक कोई पदार्थ है, इसमें मान लेते हैं व्हाइट टाइप का जो चुंबकीय पदार्थ मिला हुआ है, ठीक है। एक कौन सा है, पीला वाला समझ लीजिए, और चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक में नहीं सटे, और व्हाइट वाला मान लीजिए क्या है, चुंबकीय पदार्थ जो क्या होता है, चुंबक में सट जाता है। जैसे लोहा ले लीजिए, निकल ले लीजिए, क्या होता है, चुंबक में सट जाता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहले एकदम पूरा पीस देंगे, चूर्ण बना देंगे, जैसे हाजमा चूर्ण होता है ना, ठीक है ना, उसी तरह इसको चूर्ण बना के इसको कहां डाला गया, यहां पर डाला गया। ये क्या है, अयस्क का चूर्ण, दोनों यहां पे मिला हुआ है, दोनों मिश्रण है, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ का क्या है, मिश्रण है। और ई जो होता है, ई रोलर जो दिख रहा है, ई वाला, ये है अचुंबकीय रोलर, इसमें कुछ नहीं चिपकेगा, ये दोनों में से कुछ नहीं चिपकेगा। लेकिन यहां देखिए ई है चुंबकीय रोलर, इसका मतलब ई हुआ जो चुंबकीय पदार्थ उसको अपने में चिपका लेगा, जो नहीं है उसको उठा के फेंक देगा। और ई जो है, ई जो दिख रहा है, ये है पट्टा, पट्टा सिर्फ घूमने वाला, सुना ना। अब ई घूमेगा तो नहीं घूमेगा। अब वही होता है, जैसे ही यहाँ पे ई जो है अचुंबकीय पदार्थ वो तो फेंका जाता है, और जो चुंबकीय पदार्थ है, जब बताइए, जब चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय रोलर है ना, ये अपने आप में चिपका लेता है। और देखिए यहीं तक नहीं देखेगा, जैसे ये पट्टा पाएगा तो गिरने लगेगा अपने आप, क्या चुंबक, ये जो पट्टा है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है, चुंबक नहीं है, समझ रहे बात को ना। हाँ, पट्टा चुंबकीय नहीं था, इसीलिए जैसे पट्टा पाया गिर गया। जब तक यहां तक था, यहां तक ये अपने आप में चिपका के रखा था, ठीक है ना, यहां तक जब तक था अपने आप में चिपका के रखा था, तो लेकिन पट्टा तो घूमेगा, जैसे यहाँ आया गिर गया। ऐसे देखेंगे, ये बाल्टी देखे होंगे बच्चा में, चुंबक इधर रख देते थे, सिक्का उधर, फिर भी असर तो दिखता था चुंबक का, कैसे से करके घुमाते, थरिये ले लेते, थरिया इधर देते थे, उधर सिक्का देते थे, खूब ऐसे से नचाते थे, ठीक है ना, होता था ना। हाँ, तो ये होता है, बोलिएगा ना जब पट्टा है तो पट्टा असर अपना दिखाएगा, नहीं ये अपना असर दिखाएगा, समझ बात को ना। हाँ, तो समझे बात को। हाँ, तो जैसे यहाँ आता था यहाँ गिर गया, अलग हुआ, इसी को बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। आगे देखिए, देखिए अगला है निस्यंदन विधि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन, निस्यंदन। देखिए निस्यंदन विधि, इंग्लिश में इसी बोलते हैं फिल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब देखिए निस्यंदन विधि, इसमें भूमिगत जल जो पृथ्वी के अंदर जाता है इसी विधि द्वारा, जितना बारिश पड़ता है जो छन छन के पानी जाता है फिल्टर होके, इस विधि द्वारा, निस्यंदन विधि। हम बोल सकते हैं भूमिगत जल, जल इसी विधि द्वारा पृथ्वी के अंदर जाता है, पृथ्वी के अंदर जाता है। तो समझ गए, तो भूमिगत जल बोलेगा किस विधि द्वारा पृथ्वी के अंदर जाता है, निस्यंदन विधि, फिल्ट्रेशन विधि, ठीक है ना। और अगला विधि है केमोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म। देखिए इसमें क्या होता है, रंगों को पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। अरे बोलेगा रंगों को अलग करने की विधि कौन है,
केमोट्रोपिक। सपोज दैट हम क्या ले लिए, एक गिलास ले लेंगे। यदि प्रैक्टिकल करना चाहते प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक गिलास ले लीजिएगा, ठीक है। एक गिलास ले लीजिए, ठीक है ना। उसमें क्या करेंगे, पानी भर देंगे। पानी भरना नहीं है, थोड़ा सा इतना, मान लीजिए इतना हम कर दिए। देखिए क्या करिएगा, एक गिलास ले लीजिएगा और थोड़ा उसमें पानी डाल देना। उसके बाद जाता फिल्टर पेपर, ठीक है ना। फिल्टर पेपर क्या कुछ होता है ना, बोल सकते हैं एकदम शुद्ध सेल्यूलोज का बना होता है। तो फिल्टर पेपर लेना है जो व्हाइट टाइप का रहता है, हम पेपर ले लेंगे। अब पेपर में हम क्या करेंगे, कोई सा भी पेन ले लेंगे, ठीक है ना। पेन लेके, जैसे होता है स्केच वाला पेन आता है ना, स्केच वाला पेन ऐसी टाइप का रंगा देंगे। मान लीजिए एक लाइन से खींच देंगे, समझिए बात को। एक गिलास लेना है, उसमें थोड़ा पानी डाल देना है। उसके बाद फिल्टर पेपर आता है, वो ले करके उसमें इस टाइप से चिन्हित कर देना कलम से थोड़ा सा। उसके बाद इस चीज को यहाँ पे पूरा नहीं डुबाना है, जैसे यहाँ है ना, यहाँ पे जहां पे लिखे हैं उसको ऊपर ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां क्या होगा, ये पानी जो है ऊपर चढ़ेगा, ये पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना। तो पानी जो ऊपर चढ़ेगा, ये जो है ना रंग, मतलब होता है इसमें क्या है, जो रंग जल्दी घुल जाएगा उतना ऊपर चढ़ेगा, सर है ना। जो रंग देखिए, जैसे काला, मान लीजिए सपोज यहाँ पे ब्लैक रहता है, देखिए यहाँ पे ब्लैक रहता है। और हम जानते हैं ब्लैक किस किस रंग से मिलकर बना होता है। ब्लैक जो होता है प्राथमिक वर्ण लाल, लाल हो गया और पीला हो गया और नीला हो गया, इस चीज से मिलकर बना होता है। तीनों रंग बिखर जाएगा, तीनों रंग मतलब फरसा जाएगा, मतलब काला रंग काला नहीं दिखेगा। ये जो है जैसे पानी घुलेगा ना, तीनों रंग अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब लाल अलग हो जाएगा, पीला अलग हो जाएगा और नीला अलग हो जाएगा। जो रंग ज्यादा घुलेगा उतना ऊपर चढ़ेगा। इस टाइप से रंगों को अलग करना या रंगों के पृथक करने की विधि क्या कहलाता है, केमोट्रोपिज्म। क्या कहलाता है, केमोट्रोपिज्म कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखें, आइए आगे। वाष्पन, वाष्पन और क्वथनांक। देखिए वाष्पन और क्वथनांक आदि दोनों में अंतर देखें। देखिए वाष्पन जो होता है किसी भी ताप पर घटित हो जाता है, समझ ना। किसी भी ताप पर, किसी भी ताप पर घटित हो जाता है, घटित हो जाता है। लेकिन अभी हम बात करें क्वथनांक का। क्वथनांक एक निश्चित ताप पर, क्वथनांक एक निश्चित ताप पर ताप पर होता है, होता है। समझिए, ऐसे हम बोलेंगे, ऐसे पानी गर्म कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पानी मतलब ये जो होता है वाष्पन किसी भी ताप पर क्या होता है, घटित हो जाता है। वाष्पन, वाष्प बनना, पानी का वाष्प बनना। लेकिन पानी जब भी उबलेगा उसका एक निश्चित क्या होता है, ताप होता है। जब वो उतना नहीं होगा तो वो नहीं खोलेगा। ऐसे हम जानते हैं पानी का क्वथनांक। पानी का क्वथनांक यदि सेल्सियस में देखें, पानी का क्वथनांक, यदि सेल्सियस पे देखें कितना होता है, सेल्सियस पे होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम फ़ारेनहाइट पे देखें, फ़ारेनहाइट पे देखें तो 212 फ़ारेनहाइट। यदि हम देखें केल्विन में देखें 373 केल्विन होता है ना। और यदि हम रूमर में देखें 80 रूमर, ठीक है ना। यदि हम पानी का क्वथनांक का सेल्सियस में बात करें 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि फ़ारेनहाइट का बात करें 212 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन का बात करें 373 केल्विन। और ह्यूमर का बात करें 80 ह्यूमर होता है। इसका मतलब ये है जब तक पानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म नहीं होगा वो खौलेगा नहीं, समझ ना। हाँ, इसका क्या होता है, एक निश्चित तापमान होता है। हम बोल सकते हैं क्वथनांक एक निश्चित ताप पर होता है और वाष्पन जो होता है किसी भी ताप पर होता है, ठीक है ना। और दूसरा बात करें,
दूसरा यदि हम बात करें, वाष्पन जो होता है पानी के ऊपरी सतह पर होता है, ऊपरी सतह पर होता है, या पानी नहीं भी लिखेगा चलिएगा, खाली बोल दीजिएगा वाष्पन क्या होता है ऊपरी सतह पर, लेकिन क्वथनांक पूरा द्रव्य होता है, ठीक है ना। क्वथनांक जो होता है यह पूरे द्रव में होता है। आप देखिएगा, बोले ऊपरी सतह कैसे, आप कपड़ा जो ऐसे मान ले जाए घर का खींच लिया, जो बिस्तर होता है, बिस्तर खींच दिए, जाके धूप में डाल दिए, अब वहां क्या होगा, सिर्फ ऊपर वाला सूखेगा, फिर जब उसको पलटाना पड़ता है, क्या भीतरी सतह में होता है, नहीं होता है, मतलब ऊपर सूख गया, अब उसको फिर से इधर पलटाइए, मतलब हम समझ गए पानी जो होता है वाष्प के रूप में क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना। तो समझ रहे ना, पानी जो होता है पानी के ऊपरी सतह पर होता है, वाष्पन जो होता है हमेशा ऊपरी सतह पर होता है, लेकिन क्वथनांक पानी खौला दीजिए, किधरों हाथ दीजिए, हीटे रहेगा। आगे हम बात करें कि वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, देखिए। तो पहला है यदि ताप बढ़ेगा, इसका देखिए, यदि तीर ऊपर किए इसका मतलब समझिएगा ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यदि तीर नीचे करेंगे समझिएगा घट रहा है। तो ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पन के दर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो वाष्पन का दर क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, जितना देखिएगा टेम्परेचर रहता है, जितना धूप की बात कर लीजिए ना, जितना धूप रहेगा उतना जल्दी कपड़ा सूख जाता है, मतलब उतना जल्दी पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है, समझ रहे ना। इससे क्या पता चला, टेम्परेचर बढ़ा तो वाष्पन के दर भी क्या होगा, बढ़ेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद वायु का वेग, यदि हम वेग का बात करें, वेग बढ़ेगा तो वाष्पन का दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप देखेंगे जब गंगा जी से नहा आते हैं, गमछा जब भीग जाता है, खड़े ऐसे करके आते हैं तो सूख जाता है। जितना ज्यादा हवा रफ्तार रहेगा उतना जल्दी क्या होगा, सूखेगा, उतना जल्दी क्या होगा, वाष्पन के उड़ जाएगा, तो समझ रहे हैं ना। तो वेग बढ़ेगा तो वाष्पन के दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि हम बात करें शुष्क मौसम का मतलब क्या हो गया, मौसम मतलब समझ रहे हैं ना, जो मौसम होते हैं ठंडी का मौसम है, तो शुष्क मौसम मतलब हो गया सूखा मौसम, जैसे धूप वाला जो होता है मौसम, सूखा वाला हवा। बताइए शुष्क मौसम यदि बढ़ेगा, शुष्क मौसम बढ़ेगा, बताइए वाष्पन का दर क्या होगा, बढ़ेगा, समझ रहे ना। जितना हवा, गर्मी में हवा गर्म होता है, ठंडी में हवा देखिए आर्द्र रहता है, नमी रहता है, नहीं कहीं बाहर निकलते हैं सुबह भीग जाते हैं, इसका मतलब क्या, आर्द्र आयु है, इसको बोलते हैं आर्द्र मौसम। गर्मी में शुष्क मौसम, उसमें जल्दी सूखेगा, धूप रहे न रहे, खाली बाहर रख दीजिए, हाँ थोड़ा लेट ही सही लेकिन सूखेगा जरूर। हाँ, तो जितना ज्यादा शुष्क मौसम रहेगा उतना क्या होगा, वाष्पन दर बढ़ेगा। और आर्द्र मौसम, बताइए आर्द्र मौसम क्या हो गया, यदि आर्द्र मौसम बढ़ेगा, अब बताइए वाष्पन दर क्या होगा, जल्दी बताइए, वाष्पन दर क्या हो जाएगा, घटेगा। क्यों, देखिए यहाँ पे आर्द्र मौसम या पानी, हवा में पानी की मात्रा यदि बढ़ेगा तो कहां से कपड़ा सूखेगा, तो वाष्पन दर उतना घटेगा, जितना पानी बढ़ेगा उतना वाष्पन दर घटेगा। तो समझ रहे हैं ना। तो पहला क्या समझे, ताप बढ़ने पे वाष्पन दर क्या होता है, बढ़ता है, वेग बढ़ने से, और शुष्क मौसम और आर्द्र मौसम और पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि हम बात करें पृष्ठ क्षेत्रफल का, अब बताइए आप क्या करिएगा, एक ले लीजिएगा थरिया, एक ले लीजिएगा लोटा, अरे लोटा थोड़ा खतरनाक बना रहे हैं हम, आइए लोटा ले लिए। अब बताइए
समझ लीजिए ना, लुटकी है मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आधा लीटर पानी, इसमें आधा लीटर पानी थालियां में डाल दीजिए। बताइए यदि हम गर्म करेंगे जल्दी गर्म कौन होगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा, सरफेस समझ रहे ना, जितना एरिया बढ़ेगा उतना वाष्प अंदर भी क्या होगा? बढ़ेगा, समझ रहे ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्प अंदर भी क्या होता है? बढ़ता है। वाष्प अंदर क्या होगा? समझे बात को? तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्प अंदर बढ़ेगा। मतलब एक ही केस में जो है, जब आर्द्र मौसम था वाष्प अंदर क्या हुआ था? घटता है। अभी हम बात करें पहाड़ पर यदि चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ने के बाद बताइए क्या क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। जब जब ऊपर चढ़ेंगे तो वायु दाब क्या होगा? घटेगा। वायु दाब क्या होगा? घटेगा। वायु दाब क्या होगा? घटेगा। पहाड़ पे चढ़ने के बाद वायुमंडलीय दाब घटता है, लेकिन ब्लड प्रेशर क्या होता है? उतना ही रहता है, जिसके कारण क्या होता है? सही से वहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण नाक से क्या होता है? ब्लड फेंक देता है। अरे मान लीजिए मतलब इंतजार फेफड़ा में कर रहा था हीमोग्लोबिन, अब आएगा अब आएगा, कब आओगे, लेकिन देख रहा आ ही नहीं रहा है। अरे वायुमंडल तब घट रहा है, तो वही देखने के चक्कर में बाहर आ जाता है, किधर है किधर है अरे हीमोग्लोबिन किसमें रहता है? ब्लड में ही रहता है। तो देखेगा नाक के पास आके, इसलिए नाक के बहने लगता है, नाक मुंह से ब्लड निकलने लगता है, समझ रहे ना। हाँ, तो यहाँ तो इंतजार करने से पहले आ जाता है, कोई दिक्कत बाहर नहीं आता है, वहां पे दिक्कत हो जाते हैं। तो समझ रहे हैं ना। तो वायुमंडलीय जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब घटेगा, और वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है कौन? तापमान, क्वथनांक। इसका मतलब वायुमंडलीय दाब घटेगा, तापमान भी घटेगा, तापमान भी घटेगा। इसीलिए 2-3 दिन यदि पहाड़ पर रहिएगा ना आप जाके, तो वहां ठंडा लगेगा। जैसे ही हम नीचे आते हैं अचानक गर्मी लगने लगता है, समझ रहे ना। आज 2-3 दिन पहाड़ पे रह गए हैं, जैसे दार्जिलिंग से चले जाइए, पहाड़ पे रह जाइएगा 2-3 दिन, वहां से आइएगा नीचे गर्मी लगने लगेगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे क्वथनांक। क्वथनांक भी क्या होता है? घट जाता है। क्वथनांक भी घट जाता है, मतलब वायुमंडलीय दाब घटेगा, तापमान भी घटेगा, और तापमान घटेगा क्वथनांक भी घटेगा। क्वथनांक समझते हैं ना। अभी हम बात करें, अभी पहाड़ पे हम खाना बनाएंगे, भूख लग गया, अब खाना बनाएंगे हम, ठीक है ना। एकदम लकड़ी ले लिए, ठीक है ना, और इसमें लगाएंगे आग, आग लगा दिए, समझिए, और इसमें गिरा दिया चावल पानी उनी जो भी हो। अब बताइए एक बात हमको, यहां जो है पानी उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और पहाड़ पे थोड़ा कम हो जाता है, क्वथनांक क्या हो गया? घट गया। अब मान लीजिए 90 डिग्री उबलने लगा। आप ये बताइए 100 डिग्री सेल्सियस वाला ज्यादा पानी गर्म है कि 90 डिग्री सेल्सियस वाला? तो बताइए पहाड़ पे खाना जल्दी बनेगा? नहीं बनेगा, यहां की अपेक्षा वहां पे लेट हो जाता है। यही रीजन है कि पहाड़ पे ऊपर चढ़ने के बाद वहां खाना जो है ना लेट से बनता है, क्योंकि उसका क्वथनांक ही घट जाता है, सुना। लेकिन एक होता प्रेशर कुकर, नाम सुने हैं? प्रेशर कुकर सुने हैं? कुकर में सब आजकल तो सबके घर में रहता है प्रेशर कुकर। प्रेशर नाम है प्रेशर कुकर, उसका क्वथनांक जो होता है ना 110 ले लीजिए, 110 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए 100 वाला ज्यादा पानी गर्म होगा कि 110 डिग्री सेल्सियस वाला ज्यादा पानी गर्म होगा? इसीलिए 2-3 सीटी मारते मारते खाना पक जाता है, क्योंकि इतना क्वथनांक स्पीड हो जाता है ना, 100 से ज्यादा हो गया तो खाना जल्दी बन जाता है, यही रीजन है। समझ रहा था? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए आप सब, अभी हम आगे बात करें, यहां तक समझ गया ना कि पहाड़ पर चढ़ने के बाद क्या होता है? दाब घटता है, तापमान भी घटता है, क्वथनांक भी घटता है, ठीक है ना, और खाना भी लेट से पकता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है खाना। क्यों बनता है समझ गया? तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अभी हम आगे बात करें गलनांक का। गलनांक का बताइए, गलनांक में क्या था जानते हैं? अभी दाब बढ़ता, यहां क्या था? दाब बढ़ रहा था, तापमान भी बढ़ा, क्वथनांक भी बढ़ा, ठीक है ना। लेकिन यहां देखिए दाब यदि बढ़ेगा ना, दाब यदि बढ़ रहा है
बताइए गलनांक क्या होगा? गलनांक जो होगा घट जाएगा, गलनांक घट जाएगा। समझ रहे ना? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? गलनांक। मतलब व्युत्क्रमानुपाती हम समझाए थे, एक चीज बढ़ रहा है दूसरा घटेगा। ऐसे बाइक में दूरी बढ़ रहा है, पेट्रोल घट रहा है। समझ रहे ना? समझ रहे ना? यहाँ पे दुकान में जाइए, समोसा खरीदिए, समोसा बढ़ रहा है, जेब से पैसा घट रहा है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। उसी तरह गलनांक में दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। आइसक्रीम में क्या होता है? दाब बढ़ाइए, दाब जैसे दाबेंगे जोर से, क्या होता है? गलनांक घटेगा, मुंह में रह आधा आधी। हम जब निकालते हैं मुंह से, लो अब खा लो। और कितना बच्चा तो रोने उछलने लगता है, दो फिर दूसरा खरीद के। लेकिन एक बात बताइए, आप सब नोट में लिखाते हैं, बर्फ पर बर्फ बर्फ पर नमक डालने से, बर्फ पर नमक डालने से बताइए गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक बढ़ेगा घटेगा? गलनांक बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। बर्फ पर यदि नमक डालेंगे तो गलनांक घट जाएगा, जल्दी गल जाएगा। समझ रहे ना? तो बर्फ पर नमक डालने से क्या होता है? गलनांक घटता है। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए आप सब, आगे बताइए, यदि हम आगे बात करें पर्वतरोही, क्या बोल रहे हैं? यदि हम बात करें पर्वतरोही का, जो पर्वत पे चढ़ता है, उसे ऑक्सीजन के साथ क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? हीलियम का। ऑक्सीजन के साथ हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम। और जो समुद्र में अधिक गहराई तक जाता है, 500 मीटर या 1000 मीटर जाता है समुद्र में, समुद्र के गहराई, समुद्र के जो गहराई में जाता है वो भी क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम। और यदि नॉर्मल यदि जाएगा, नाइट्रोजन लेके जा सकता है। देखिए जब जब नीचे जाते हैं ना, दबाव बढ़ता है। यदि नाइट्रोजन लग जाएंगे, पानी के अंदर तो कुछ नहीं होगा, पानी के अंदर जैसे बाहर आइए तुरंत फोका हो जाएगा। समझ रहे ना? इसीलिए हीलियम लग जाता है, ये निष्क्रिय होता है। तो समझ रहे हैं? तो समुद्र के गहराई में जाने के बाद ऑक्सीजन के क्या चाहिए? हीलियम। अब देखिए, अच्छा माने पर्वत पे चढ़े हैं, वहां से गिरे, हो गया भर्ती कहां पे? आईसीयू में। कहां भर्ती हो गया? आईसीयू में, मतलब हॉस्पिटल में। कहां पे? तुम बाहर से बोलो। अच्छा, अस्पताल में। पर्वत से गिरा, आईसीयू में आके अटका, ठीक है ना, अस्पताल में। अब बताइए मुंह में क्या लगेगा? वेंटिलेटर लगता है ना? मूवी से गुंडा आगे उसे खोल देता है, खूब हाथ पर चलाने छटपटाने लगेगा, और न उससे मतलब तकिया लेके दाब के मार देते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ बोल रहे वेंटिलेटर, आप बोलिए हीलियम। यहाँ पे तो वेंटिलेटर जो लगा रहता है उसमें भी क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हीलियम। हाँ वो हम समझ गए, समझ ना? अस्पताल में वेंटिलेटर मुंह में लगा रहता है मशीन, उसमें क्या भरा रहता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम दिया जाता है। तो समझ गया? तब कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, यदि हम आगे बात करें, बताइए यदि गुब्बारे की बात करें, गुब्बारे, जो गुब्बारा होता है, गुब्बारा में यदि हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हीलियम भरेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? और नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरेंगे, ये जल्दी फूट जाएगा, जल्दी फूटेगा। यही रीजन है कि जो वायुयान के टायर सब में हाइड्रोजन गैस नहीं भरा है, ठीक है ना, हीलियम गैस। गुब्बारे में भी कौन गैस? हीलियम। क्यों? ज्यादा ज्यादा ऊंचाई तक उड़ेगा, ठीक है ना, मतलब ज्यादा ऊंचाई तक उड़ेगा, ठीक है ना। और यदि नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो मध्यम ऊंचाई तक, मध्यम दूरी तय करेगा, ठीक है ना, मध्यम दूरी तक ही जाएगा, मतलब कुछ दूरी तक। समझ रहे ना? यदि हाइड्रोजन भरेंगे तो जल्दी फूट जाएगा, हीलियम भरेंगे तो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ेगा, और नाइट्रोजन भरेंगे तो मध्यम दूरी तक, मध्यम ऊंचाई तक जाएगा। और बताइए अभी हम आगे बात करें वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में, कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम गैस।
वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा रहता है? हीलियम गैस। और चिप्स के थैली में, चिप्स की थैली कौन सा गैस? नाइट्रोजन। और बल्ब में भी कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। ज्यादातर ये ऑप्शन में आता है, नहीं रहेगा तो निष्क्रिय गैस हो जाएगा। अणु, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। देखिए अणु जो होता है, अणु दो प्रकार का होता है। एक होता है सम अणु, सम अणु, और एक होता है विषम अणु, विषम अणु। तो है ना, सम अणु और विषम अणु। इंग्लिश में इसको बोलेंगे होमो, होमो मॉलिक्यूल और हेट्रो, हेट्रो मॉलिक्यूल। समझ गया ना? तो सम अणु क्या बोलते हैं? होमो मॉलिक्यूल। विषम अणु क्या बोलते हैं? हेट्रो, होमो हेट्रो, होमो हेट्रो मॉलिक्यूल। ठीक है ना? और ये जो होता है एक ही प्रकार के तत्व इसमें होता है, एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के तत्व, और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व। जैसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन, बताइए इसमें दो हाइड्रोजन है लेकिन है तो एक ही ना, दो हाइड्रोजन है ना, एक ही प्रकार के तत्व है ना। हम बोलेंगे नाइट्रोजन, हम बोलेंगे P4, फास्फोरस जो होता है P4। ठीक है ना? ये भी क्या है तो मतलब चार गो है फास्फोरस, लेकिन है तो फास्फोरस ही है ना, एक ही प्रकार के तत्व है ना। ऐसा और लीजिए एग्जांपल, फ्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, ये क्या है? एक ही प्रकार के तत्व है। ऐसे एस एट सल्फर जो होता है, ये बताइए इस सभी सभी ये क्या है? होमोमोलिक्यूल, मतलब एक ही प्रकार के इसमें तत्व है। ठीक है ना? लेकिन यदि बात करें विषम अणु, इसमें क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व, जैसे जल, अमोनिया, एमीन, एमीन हो गया। ठीक है ना? और नमक ले लीजिए, बताइए इसमें क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है? तत्व है। देखिए हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग हुआ, जिसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व रहेगा उसी क्या बोलेंगे? विषम अणु। क्या इसमें कंफ्यूज करिएगा? अब नहीं करिएगा ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला है परमाणुकता, परमाणुकता। देखिए परमाणुकता क्या होता है? तो अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को, परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। समझ रहे ना? अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता। अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहेंगे? परमाणुकता कहेंगे। इसमें देखिए जैसे हम बोलेंगे एकल परमाणुकता, एकल परमाणुकता, और द्विपरमाणुकता, द्विपरमाणुकता। उसी तरह त्रिपरमाणुकता, चतुर्थ परमाणुकता, और चार से ज्यादा उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? बहु परमाणुकता। ठीक है ना? बहु परमाणुकता। समझिए तो क्या क्या बोले? एकल परमाणुकता, द्विपरमाणुकता, त्रिपरमाणुकता, चतुर्थ परमाणुकता और बहु परमाणुकता। एकल क्या हो गया? एकल देखिए
ऐसे हम जितना भी निष्क्रिय तत्व होता है, निष्क्रिय तत्व जिसे बोलते हैं निष्क्रिय, उत्कृष्ट, नोबल बोलते हैं ना, या जीरो संयोजकता वाला 18वां वर्ग हम बताए थे ट्रिक। हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो और जनता खून पीते रहो, ठीक है ना। तो हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, ये कितना वर्ग का सभी है? इस सभी 18वां वर्ग का है। हम जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितना वर्ग है? 18 वर्ग है। आवर्त की संख्या 7, अधूरा कौन सा है? 7वां आवर्त अभी भी क्या है? अधूरा है। तो समझिए ना, इसमें देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन कितना एक ही है ना। हम बताए थे एक कैपिटल एक स्मॉल रहेगा तो तत्वीय होगा। हाँ, दोनों कैपिटल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या एक है, एक से क्या हो गया? एकल परमाणुकता। द्वि में ऐसे ले लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी क्या आ जाएगा? द्विपरमाणुकता। दो है ना, हाइड्रोजन भी दो, ऑक्सीजन भी दो, नाइट्रोजन भी दो, क्लोरीन भी कितना है? दो हो जाएगा। तो त्रिपरमाणुकता क्या आ गया? जैसे जल H2O, दो गो ही, एक गो ही, तीन गो हुआ। और यदि हम बात करें NH2, इसमें भी क्या है? तीन गो है, दो गो ही हुआ, एक ही हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड तीन गो हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, बताइए तीन गो है। अब देखिए चतुर्थ परमाणुकता, अभी हम बात करें चतुर्थ का, इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे NH3, P4 हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया, ये सभी क्या हो जाएगा? चतुर्थ परमाणुकता। और इससे ज्यादा अब जितना भी आएगा सभी किसमें आएगा? बहुपरमाणुकता। जैसे ग्लूकोज ले लीजिए, C6H12O6, चीनी ले लीजिए, C12H22O11, ठीक है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू H2O, जितना भी बड़ा बड़ा सूत्र है ना सभी किसमें आ जाएगा? बहुपरमाणुकता में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं, बोल रहे हैं भू पर पट्टी पर उपस्थित तत्व सब ज्यादा मात्रा में कौन होगा? देखिए इसका ट्रिक है OCLO, मतलब OCLO ना है, OCLO और पो में, ठीक है ना। आप देखिएगा पो में, देखिए यहाँ पे OCLO कैसोपो में। भू परपट्टी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, दूसरा नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरा नंबर पे एल्युमिनियम है, चौथा नंबर पे लोहा और पांचवा कैल्शियम, छठा सोडियम और पोष है पोटेशियम, मैं से मैग्नीशियम, ठीक है ना। समझ ना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हो गया? ऑक्सीजन। कौन है? अरे पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में भू पर पट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन है? ऑक्सीजन। कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। या पूछ सकता है सर्वाधिक मात्रा में धातु। देखिए तत्व पूछे या सर्वाधिक मात्रा में, और धातु पूछे या सर्वाधिक मात्रा में गैस पूछे तो कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। भू पर पट्टी पे, वायुमंडल में पूछा नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में, लेकिन भू पर पट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन है? ऑक्सीजन। और यदि दूसरा बात किया जाए, दूसरा सर्वाधिक तो कौन हो जाएगा? सिलिकॉन। क्या आ जाएगा? सिलिकॉन। लेकिन बोलेगा उपधातु, पहला उपधातु ये हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। जर्मनी में बोरासिल आसानी से मनी कमाया जा सकता है। तो दूसरा सर्वाधिक बोलेगा तो सिलिकॉन, लेकिन उपधातु बोलेगा तो सिलिकॉन। और यदि बात करें तीसरा
तीसरा कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम। सर्वाधिक मात्रा में ये तीसरा सर्वाधिक मात्रा में कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम। लेकिन ये बोलेगा सर्वाधिक मात्रा में धातु, फिर भी क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। कि दोनों देखिए क्या है, वो धातु है उपधातु। तीसरा नंबर पे धातु है ना, नंबर पे हुआ ना, नहीं समझ बात को। तीसरा नंबर वाला पूछेगा ना भूपर पट्टी पे एल्युमिनियम है, तत् में तत् बोलेगा तब, यदि तत् बोलेगा तो बोलेगा एल्युमिनियम तीसरा नंबर पे, एक नंबर पे ऑक्सीजन, दो नंबर पे सिलिकॉन। लेकिन बोलेगा सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन है? एल्युमिनियम। और सर्वाधिक मात्रा में अधातु कौन है? ऑक्सीजन। ये 4 नंबर पे आ जाएगा, 5 6 7 8, ठीक है ना, ये हो गया 4 नंबर पर, ये 5 6 7 8, ये क्रम से है, ठीक है ना, ये क्रम से हो गया। लेकिन यदि हम बात करेंगे शरीर में, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आइए यहाँ पे, अभी हम बात करेंगे शरीर में तत्व बताइए, शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा हो जाएगा? शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। दूसरा नंबर पे कौन है? कार्बन। तीसरा नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन। एक नंबर पे ऑक्सीजन, दो नंबर पे कार्बन, तीन नंबर पे हाइड्रोजन। और अभी बात करें सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन है? शरीर में सर्वाधिक धातु कैल्शियम। क्या हो जाएगा? हमारा हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। और जिंदा आदमी में, जीवित व्यक्ति में न्यूनतम धातु, जीवित व्यक्ति में न्यूनतम धातु, सबसे कम धातु कौन सा होता है? मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। समझ रहे ना? शरीर में यदि तत्वों के क्रम देखें, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, दो नंबर पे कार्बन है, तीन नंबर पे हाइड्रोजन है, और सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन है? कैल्शियम। और जीवित व्यक्ति में न्यूनतम धातु कौन है? मैग्नीशियम। लेकिन अभी शरीर में हम यौगिक का बात करें, यौगिक का क्रम देखें, जल कौन जाएगा? एक नंबर पे जल H2O। दूसरा नंबर कौन हो जाएगा? प्रोटीन। दो नंबर पे कौन आता है? प्रोटीन। तीसरा वसा। तीन नंबर पे कौन आ जाएगा? वसा। तीन नंबर पे वसा। और चौथा कार्बोहाइड्रेट। सबसे कम कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? तो यौगिक में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल होता है, फिर क्या होता है? प्रोटीन होता है, उसके बाद कौन होता है? वसा होता है, और उसके बाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो यहां तक रहने दीजिए। आज क्या हो गया? बेसिक केमिस्ट्री का खेला खत्म है ना, यहाँ पे आपका बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो गया। ठीक है ना, अब कल जो है न्यू अंदाज में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है ना, बाकी बात यही रहने दीजिए।